हेलो ब्रो, ये नेपाल का क्या सीन है? नेपाल में जब से इलेक्शन का रिजल्ट आया है, बलेन शाह की चर्चा बड़ी जोरों से हो रही है। अपना साउथ ब्लॉक एकदम एक्टिव है, थोड़ा बताओ चर्चा क्या है? बलेन शाह अभी चुनाव जीत के आए हैं, इनकी एक पार्टी है आरसीपी, बहुमत से जीत करके आई है और 1990 के बाद से कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए, 32 सरकारें बनी हैं जो लगातार फेलियर होते जा रही हैं और इनकी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी बहुमत में आई हुई है। लगभग 165 में से 110 सीटें इन्होंने जीती है। मधेसी परिवार से जुड़े हैं, मधेसी मतलब भारतीय मूल के लोग जो नेपाल में रहते हैं। जेनजी आंदोलन में इनका चेहरा चमका और ये एक रैपर और म्यूजिशियन रह भी रहे हैं और इनकी शिक्षा कर्नाटक के विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट से भी हुई है। लेकिन जो जेनजी मूवमेंट हुआ उसकी एक उपज है और नेपाल की राजनीति को पूरी तरह बदल करके इन्होंने रख दिया है। तो आज जो नेपाल की राजनीति में जो स्थिरता का दौर जो देखा जा रहा है, वो उम्मीद की जा रही है कि बलेन शाह के आने के बाद से स्टेबिलिटी का एक नया दौर सामने आएगा। ब्रो, ये बलेन शाह की एक्टिविटी क्या होगी? ये इंडिया के प्रो है या अगेंस्ट है, बताओ। अब सत्ता में आने के बाद ये कौन सा रुख अपनाएंगे ये तो बाद की बात है, लेकिन अभी तक इनकी इमेज एंटी इंडियन के रूप में रही है। ये जरूर मधेसी परिवार से हैं, हिंदू रहे, लेकिन इन्होंने अपना धर्मांतरण बौद्ध में करा लिया। अभी तक रैपर से ये पॉलिटिशियन बने हैं, मेयर भी रहे हैं, लेकिन कहीं से ये भारत समर्थक नहीं है। अब नेपाल की राजनीति विशेषकर 3 लोगों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। एक कम्युनिस्ट वाले आपके प्रचंड, दूसरा देउबा गुट जो भारत समर्थक माने जाते हैं और तीसरा चीनी पपेट आपके ओली। तो ये 3 लोगों के इर्द गिर्द जो नेपाल की राजनीति केंद्रित रहती है, अब हट करके बलेन शाह के इर्द गिर्द अब घूमना शुरू हो गया। अब ये कितना भारत के समर्थक या भारत विरोधी रहेंगे ये तो बाद की बात है, लेकिन अब जो इन्होंने पॉलिसियां अपनाई हैं अभी तक, उससे कहीं से भी भारत के समर्थक तो नहीं दिखते हैं। सबसे पहली बात, जब ये मेयर थे और स्टूडेंट यूनियन में अपने इन्वॉल्व रहे, तब इन्होंने ग्रेटर नेपाल का नक्शा जारी किया। अब ग्रेटर नेपाल के जो नक्शे जारी हुए उसमें हमारे उत्तराखंड के कई इलाकों को अपना कब्जा करके उसमें दिखाया गया, काफी डिबेट हुआ, मैप भी जारी हुआ नेपाल के पार्लियामेंट से। तो अब ग्रेटर नेपाल के इशू को भारत और नेपाल कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, या बलेन शाह की प्राथमिकता में ग्रेटर नेपाल किस रूप में संचालित होगा, भारत और नेपाल के रिश्ते इस बात पर निर्भर करेंगे। दूसरा एक और है, बलेन शाह खुद कह चुके हैं कि भारत और नेपाल के बीच में जो 1950 की ऐतिहासिक संधि हुई है उसकी समीक्षा होगी। अब समीक्षा में वो किन सारे नए शर्तों को जोड़ते हैं, इस बात पर भी हमारा और नेपाल का रिलेशनशिप डिपेंड करेगा। बलेन शाह ने वहां के जेनजीस को एक नया नेपाल बनाने की उम्मीद की है, $100 बिलियन की इकोनॉमी को बढ़ाने की बात कही है। तो भारत के बहुत सारे इंडस्ट्रीज के लिए नए अपॉर्चुनिटीज खुल सकते हैं, खासकर हाइड्रो पावर, मेडिसिन से लेके बहुत तरह की कुल 35 ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिसमें भारत के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती हैं। लेकिन भारत के साथ साथ यहाँ चाइना भी उसी प्रतिस्पर्धा या दौड़ में है। तो भारत और चीन किस प्रकार बलेन को इफेक्टेड करते हैं या बलेन किससे प्रभावित होते हैं, इस बात पर निर्भर करेगा कि बलेन के नए नेपाल के घोषणा में या नए नेपाल में जो जॉब्स अपॉर्चुनिटी की बात की जा रही है उसमें भारत की भूमिका क्या होगी। एक और बात कही जा रही है, रैपर रहे हैं, म्यूजिक के प्रति इनका बहुत भावनात्मक लगाव है। उम्मीद की जा रही है बलेन शाह के पीएम बनने के बाद भारत और नेपाल के सांस्कृतिक संबंधों में जो एक ठहराव आ गया था वो थोड़ा सा खुलेगा। हो सकता है कि भारतीय गीत संगीत और फिल्मों पर जो बैन नेपाल ने लगा रखा है वो हटे, हिंदी गीतों के प्रति थोड़ा सा एक पॉजिटिव व्यू बने, म्यूजिक के प्रति उभर करके भी चीजें सामने आए पॉजिटिविटी का। लेकिन जो नेपाली राष्ट्रीयता है, जिसका राष्ट्रीयता का विकास इधर के 10-15 सालों में देखा जा रहा है, वो काफी हद तक हिंदू विरोध पर निर्मित हुआ है। तो अब ये देखना है कि बलेन शाह भारत के सांस्कृतिक संबंधों को कितना वरीयता देते हैं और संस्कृति में या अपने सांस्कृतिक संबंधों में भारतीय गीत संगीतों को किस नजर से देखते हैं। अब गीत संगीत का मतलब ये नहीं कि भोजपुरी घुस जाए, मिथिला या मैथिली गीतों में या प्रवचनों में या एक तरह के दोहों में तो पॉजिटिविटी है, लेकिन बिहार से जुड़ा हुआ भोजपुरी का क्या स्तर है बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि भोजपुरी गाने नेपाल में बहुत सुने जाते हैं, तो हो सकता है इसके प्रति, हिंदी के प्रति थोड़ी पॉजिटिविटी आ जाए और नेपाली राष्ट्रीयता के नाम पर भोजपुरी के प्रति एक घृणा वाला माहौल भी पनप के आ जाए। एक और बात हो रही है, जेनजीस मूवमेंट के बाद जेनजीस की नई भूमिका उभर के सामने आएगी। बलेन शाह ने एक बात कही है कि राजनीति में
नवयुवकों को या नेपाल के नए युवाओं की भूमिका बढ़ेगी। मंत्रिमंडल में भी हो सकता है कि मैक्सिमम नए चेहरे हो जाए। लेकिन जब वो चुनाव लड़ रहे थे तब उन्होंने एक बात कही थी कि भारत से रिलेटेड जो भी फंडेड एनजीओज हैं या एक्टिविटी हो रहे हैं, हम उनकी जांच कराएंगे। तो जिस प्रकार भारत में जॉर्ज सोरेस के नाम पर राजनीति होती है, जिस प्रकार कहा जाता है कि ये चाइना से पैसा लेकर के एक्टिव हैं, चाहे वो आपके प्रेस रिपोर्टर हों या सोशल वर्कर हों या सिविल सोसाइटी के लोग हों या जो भी हो लीडर्स हो, तो हो सकता है कि जिस तरह भारत में राष्ट्र विरोधी तमगा दिया जाता है और कुछ है भी, उस तरह नेपाल में भी इस तरह की एक नई राजनीति आ जाए कि ये भारत के द्वारा फंडेड हैं या चीन के द्वारा फंडेड हैं। अब देखना ये कि बलेन शाह सत्ता में आकर के इंडिया फंडेड या चाइनीज फंडेड लोगों को कैसे सामने लेकर के आते हैं या उनके प्रति इनकी पॉलिसी क्या होगी। तो भविष्य में जेंजीस का रोल इसी बात पर डिसाइड होगा। 7वां चेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर के हो सकता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, भारत के भी और चीन के भी, तो इन दोनों में प्रतिस्पर्धा का दौर तो जारी रहेगा। भारत की खासकर जो कनेक्टिविटी परियोजना चल रही है आपके जयनगर से लेकर के यहाँ दिल्ली तक का, और फिर नेपाल को समुद्री रास्ते से जोड़ने वाली बात है, या फिर जो बिम्स्टेक के माध्यम से सड़क परियोजना जो चीजें हो रही हैं, अब ये देखना है कि भारत इन सारे विकासात्मक परियोजनाओं को नेपाल के बलेन शाह के माध्यम से कैसे संचालित करता है। उसके सामने एक सबसे तगड़ी चुनौती चीन के वन बेल्ट वन रोड में BRI प्रोजेक्ट है। तो चीन को भारत कैसे बैलेंस करता है नेपाल में, या बलेन शाह भारत और चीन की प्राथमिकताओं में से किसका चुनाव करते हैं, इस बात पर भी वहां की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इफेक्टेड होंगे। 8वीं बात है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट की बात कही है उन्होंने। बलेन शाह ने कहा है कि हम बाढ़ की समीक्षा करेंगे, हम पर्यावरण के प्रबंधन पर ध्यान देंगे। तो अभी भारत के द्वारा जो गंडक परियोजना के ऊपर जो कुछ प्रस्ताव पेश किए गए थे, हो सकता है चीन के दबाव में ये प्रोजेक्ट वापस हो जाए या कैंसिल हो जाए। चीन ने ब्रह्मपुत्र के ऊपर जो डैम बना करके भारत को एक जो वाटर बम की धमकी बराबर देते रहता है, हो सकता है यहां भी आ जाए। मतलब यहां भी देखा जा रहा है कि भारत अपनी गंडक नदी से जुड़ी हुई समस्याएं, जिसका प्रभाव बिहार और उत्तर प्रदेश के पूरे नॉर्थ इंडिया के बाढ़ पे नॉर्थ ईस्ट तक भी दिखाई देता है, उसको कैसे मैनेज करते हैं। तो अब इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के रूप में बलेन शाह की प्रायोरिटी क्या होगी, इस बात पर भी निर्भर करेगा कि उत्तर बिहार बाढ़ से भविष्य में भी उसी तरह क्षतिग्रस्त होता रहेगा या कुछ इसके ऊपर पहल होगी। मानव संसाधन की बात हुई है, 12 लाख जॉब क्रिएट करने की बात कही है। अभी तक नेपाल के नागरिकों को भारत किस निगाह से देखता था, बहादुर के रूप में या चाइनीज और मोमो बनाने के रूप में। अब ये अप्रोच बदलना पड़ेगा। नेपाल बराबरी के स्तर पर खड़ा होकर के सामने आ रहा है। अब वहां भी स्किल डेवलपमेंट का एक नया झुंझुना जिस तरह भारत में थमाया गया है वो थमाते हैं या फिर यहां भी कुछ करते हैं, इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत और नेपाल के आर्थिक सहयोग, तकनीकी विकास और कौशल विकास या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में कैसे सामने आते हैं। जिस तरह भारत में सारे पॉलिटेक्निक्स में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 की बात की जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लड़ने की बात की जा रही है, तो भारत की भूमिका नेपाल के मानव संसाधन के विकास में भी है। तो भारत में क्या विकास हो रहा है वो तो आप सब लोग जानते ही हैं। भारत सरकार नेपाल में क्या विकास करेगी या चीन की भूमिका क्या होगी, अब ये भी बलेन शाह के रूप पर निर्भर करने वाला। 10वीं बात जो उभर के आ रही है वो है सैन्य संबंधों को लेकर के। गोरखा रेजिमेंट ब्रिटिश टाइम पीरियड से कैसे चल रहा है, बीच में क्या कैसे हुआ, वो सब भी आप जानते हैं। गोरखा रेजिमेंट की भूमिका भारत में बंद कर दी गई, हो सकता है फिर से शुरू हो जाए। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का भी एक प्रोविजन था, वो भी बहुत सारे चीन के प्रभाव में अड़चन आते देखा गया। नेपाल के सैन्य प्रमुखों को ट्रेन करने की जिम्मेदारी भी भारत के पास थी, उसमें भी कुछ चेंज आ रहा है। तो भविष्य में बलेन शाह के रुख के ऊपर निर्भर करेगा कि भारत और नेपाल के बीच सैन्य संबंधों में दशा और दिशा में क्या परिवर्तन आता है। 11वीं बात मधेसी मूल के लोगों की है। नेपाल में अभी भी 20 से 25% जो लोग हैं वो भारतीय मूल के लोग हैं, मधेसी हैं। अब ये हमारा दुर्भाग्य है, सदियों से नेपाल भारत का सांस्कृतिक हिस्सा रहा है, लेकिन 1950 से उनको अलग मान लिया गया। तो मधेसी मूल के लोगों के साथ कैसा दोहरा व्यवहार किया गया, कैसे संविधान बना करके उनको दूसरे और तीसरे दर्जे का नागरिक बनाया गया, ये किसी से छुपा नहीं है। और कैसे नाकाबंदी हुई, भारत विरोधी आंदोलन हुआ, वो भी किसी से छुपा नहीं है। तो अभी भी 20 से 25% जो भारतीय मूल के मधेसी लोग हैं उनका फ्यूचर बलेन शाह के रुख पर निर्भर करेगा। एक बात और भी है, मधेसियों को आमतौर पर भारत का एजेंट या गद्दार कह के पुकारा जाता था, इसीलिए संभवतः बलेन शाह ने हिंदू धर्म का परित्याग करके बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया।
तो अब जैसे कहावत है ना, नया मुल्ला दो प्याज ज्यादा खाता है। तो बलेन शाह हैं तो मधेसी, लेकिन वो मधेसी की सांस्कृतिक चीजों को पूर्णतः परित्याग कर चुके हैं। पहले वो मिथिला बोलते थे, मैथिली बोलते थे, अब वो नेपाली भाषा का प्रयोग करते हैं या फिर कुछ और। तो मधेसियों का भविष्य क्या होगा ये बलेन शाह के रुख पर निर्भर करे। एक और बात जो 12वीं बात कही जा रही है, भारत और नेपाल के बीच के सांस्कृतिक संबंध जो हजारों लाखों साल पुराने हैं। सीता भारत की बेटी हैं, इस पर उनका स्टेटमेंट देख चुके हैं। वो सीता को वहां अपने से जोड़ के बताते हैं कि सीता भारत की नहीं नेपाल की बेटी है, पहली बात। दूसरा, चीन 100 से ज्यादा ऐसी फिल्में बना चुका है जिसमें कहा है कि बुद्ध चीन में जन्मे। भारत के पास अगले 100 साल में यह सबूत देना पड़ेगा कि बुद्ध भारत की भूमि से है। तो भारत जो लैंड ऑफ बुद्धा कहा जाता है वो भी लगभग धीरे धीरे बदल रहा है। दूसरी, तीसरी, चौथी बात जो और भी इन्होंने कही है वो एंटी हिंदी है, एंटी हिंदू है और एंटी हिंदी फिल्म का रुख अपनाए हुए हैं। तो अब क्या होगा, कैसे होगा, यह भी कहना बड़ा मुश्किल है। स्कूल कॉलेज के किताबों में संस्कृत और हिंदी पे प्रतिबंध लगाया जा चुका है और चाइनीज भाषा मंडारिन पढ़ाई जा रही है। तो अब भारतीय भाषाओं के प्रति वो कितने उदार होते हैं इस बात पर भी निर्भर करेगा। काशी बनारसी से संस्कृत सिखाने के लिए शिक्षक ब्रिटिश पीरियड के पहले से नेपाल जाते रहे, बीच में उसमें भी कुछ चेंज आया। यही नहीं, काठमांडू में जो मंदिर है पशुपतिनाथ मंदिर, उनके जो पुजारी हुआ करते हैं वो भी बनारस से हमारे जुड़े रहते हैं, बीच में उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। कहने का मतलब है कि भारत और नेपाल के बीच में जो हजारों साल से सांस्कृतिक संबंध थे उनमें ठहराव देखा जाता था। अब ये सांस्कृतिक संबंध फिर पटरी पर कैसे आते हैं, वाराणसी से या गोरखपुर के गोरक्षा पीठ से इन संबंधों को कैसे दुरुस्त किया जाएगा, ये भी बलेन शाह के रुख पर निर्भर करेगा। जो 13वीं बात है वो है राष्ट्रीय सुरक्षा का, जो सबसे खतरनाक भी है, संवेदनशील भी है। कुछ आंकड़े आए हुए हैं, जैसे कि भारत और नेपाल के बीच में 1850 मतलब 1850 किलोमीटर की खुली बाउंड्रीज है। कई सारे स्टेट्स की भी बॉर्डर लगते हैं। सबसे बड़ी बात है कि नेपाल में मुस्लिम जनसंख्या लगभग 5% है, वो भी तराई इलाकों में। और ये वही इलाके हैं जिस तरह बांग्लादेश के लोग भारत में 16 किलोमीटर के बॉर्डर तक घुस चुके हैं। 5 से 6 राज्यों की डेमोग्राफी पूरी चेंज होगी, तो ये पॉपुलेशन नेपाल में भी घुस चुका है। अभी नेपाल के कुल पॉपुलेशन में 5% मुस्लिम आबादी है, लगभग 14 लाख के आसपास तराई इलाकों में डेवलप हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पर मदरसों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जो रिपोर्ट आई है कि लगभग 4000 मदरसे नेपाल में एक्टिव हैं, 80% मदरसे बॉर्डर पर हैं और 15 किलोमीटर के बॉर्डर पर 200 मदरसे एक्टिव हैं, जिनके ऊपर कुछ कार्रवाई भी हुई। 189 मतलब 190 मदरसों पर कार्रवाई हुई है। एक आंकड़ा और भी आया है कि नेपाल और भारत के जो सटे हुए जिले हैं उसमें सिर्फ 3 वर्षों में 26% मदरसे बढ़े हैं। और सबसे बड़ी बात, चाइना और अमेरिका जैसे देश, उनकी मल्टीनेशनल कंपनियां नेपाल के जमीन को कौड़ियों के भाव में खरीद रही है और मदरसे बनाने के लिए डोनेट कर रही है। ये वहां हो रहा है जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन भी नहीं है। तो मदरसे क्यों बनाए जा रहे हैं, भारत के सारे बॉर्डरों पर ये ऐसा क्यों हो रहा है? अभी तो चंपारण जो इलाका है वो इतना सेंसिटिव रूप से दिखाया गया है कि वहां एक जंगल में 4 तल्ले बिल्डिंग पाई गई, जंगल में मदरसे चल रहे हैं और भारत सरकार के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। कुछ अन्य और भी चीजें हैं जो इससे जुड़ी हैं, वो है राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा। तो अब इसके ऊपर एक अलग बहस होनी चाहिए कि भारत और नेपाल के बीच में ये मदरसे कहां से आ गए और मदरसे किस प्रकार भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं, या फिर इन मदरसों को बनाने का उद्देश्य क्या है। नेपाल का सबसे ज्यादा जो कनेक्शन दिख रहा है उत्तर प्रदेश और बिहार से जुड़ रहा है। बिहार के 7 जिले नेपाल से लगते हैं, लगभग 750 किलोमीटर की बाउंड्रीज है वहां पे। और चंपारण और किशनगंज जैसे ये 2 जो जिले हैं वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सबसे बड़े गढ़ हैं। अभी इस चीज को न मर्दानी जैसे फिल्में दिखाती हैं, न दिल्ली क्राइम जैसे वेब सीरीज दिखाते हैं कि पूरे उत्तर भारत में प्रोस्टिट्यूशन का गढ़ है नेपाल और भाया ये रास्ता। वहां से बच्चियां उठाई जाती हैं और दिल्ली तक इनका जाल कैसे फैला हुआ है बताने की जरूरत नहीं है। तो भारत और नेपाल के बीच में जो ये तटवर्ती जिले हैं, सीमावर्ती जिले हैं, इनको बाड़े लगाने की बात कही जा रही है। और शायद यही कारण है कि भारत सरकार को इस बात का आभास हो गया था
कि आने वाले टाइम पीरियड में नेपाल की जो सरकार है वो राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती दे सकती है। संभवतः इसी कारण से अता हुसैन जैसे लोगों को गवर्नर के रूप में नियुक्ति हुई है। मुद्दा सीमांचल नहीं है, सीमांचल भी है। सीमांचल से कहीं ज्यादा खतरनाक ये चंपारण और किशनगंज जैसे बॉर्डर वाले इलाके हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का, सारे इलीगल गतिविधियों का सबसे बड़ा सेंटर है। ब्रो, इसका मतलब इसीलिए नीतीश बाबू को हटा के अता हसनैन जी को लाया गया। कनेक्शन ये है और पब्लिक कुछ और कह रही है। अब बिहार में सत्ता परिवर्तन किया हुआ इसके बारे में तो कोई जानकारी है नहीं, सब लोग तुक्केबाजी कर रहे हैं। हाँ, अता हसनैन जैसे लोगों को गवर्नर बनाया गया तो इसके पीछे जरूर कोई स्ट्रेटजी हो सकता है। खुफिया संगठनों ने अपनी रिपोर्ट दी हो, या जिस प्रकार की सेंसिटिवनेस चिकन नेक के ऊपर है, सीमांचल पर है, उससे कम सेंसिटिवनेस भारत के बिहार से 7 जो तटवर्ती जिले हैं उसमें भी उससे कम नहीं है। तो आगे आने वाले टाइम पीरियड पर कुछ समझ में आएगा कि अता हसनैन जैसे कुशल सैन्य कर्मी को गवर्नर के रूप में क्यों अपॉइंट किया गया है या नीतीश बाबू को क्यों हटाया गया। अभी सिर्फ अटकलें लगाई जा रही हैं, भविष्य में पता लगेगा कि रियलिटी क्या है। ब्रो, बोलेन साहब और मोदी जी क्या सोच रहे हैं? बड़ी मजे की बात आई है। मोदी जी भी जाति पता लग गई, मोदी जी भी ओबीसी हैं, बोलेन साहब भी ओबीसी हैं। मोदी जी की जाति तेली है, सॉरी मुझे कहना नहीं चाहिए बट पता लग गया, बोलेन साहब भी वही हैं। तीसरा, बोलेन साहब बौद्ध है, अपने मोदी जी नौ बौद्ध हैं। बोलेन के आगे शाह लगा हुआ है और अपने मोदी जी के साथ शाह लगे हुए हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि मोदी इंपैक्ट एक्टिव इन नेपाल? देखो, ये सब सोशल मीडिया की मस्करीबाजी है, इन सब चीजों के ऊपर चक्कर में ना पड़ो। बोलेन शाह आए हैं और कहीं से भी ये भारत के मित्रवत नहीं है। अब नई दिल्ली के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि बोलेन शाह या उनकी गतिविधियों को कैसे मैनेज करते हैं। भविष्य में भारत और नेपाल के संबंध इन्हीं चीजों के ऊपर निर्भर करेंगे और तुम मस्करेबाजी कर रहे, हद है। ब्रो, इट मींस बोलेन शाह इज डेंजरस फॉर इंडिया, डू यू एग्री? अब डेंजरस होंगे या नहीं होंगे ये तो भविष्य के ऊपर निर्भर करना करेगा, लेकिन कहीं से भी ये भारत के मित्रवत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसा होता है। मालदीव में मौजू कैसे इंडिया के विरुद्ध रहे लेकिन मैनेज हो गए ना, अभी तो वो एकदम शांत दिख रहे हैं। अभी बांग्लादेश में देखो, रहमान जी भी आए, वो भी भारत के समर्थकों में तो नहीं है लेकिन मैनेज हो रहे हैं। अब नेपाल के ये नए राष्ट्राध्यक्ष कैसे मैनेज होंगे बताना मुश्किल है। दूसरा, ये डीप स्टेट के प्रोडक्ट है, निसंदेह डीप स्टेट इसमें एक्टिव है। अब इसमें अमेरिका भी है, चीन भी है और भी बहुत लोग हैं, तो कहीं से भी ये भारत के समर्थकों की लिस्ट में नहीं होंगे। अब इंडिया गवर्नमेंट या साउथ ब्लॉक कैसे इनको मैनेज करता है ये इनके ऊपर निर्भर करता है। ठीक उसी तरह पाकिस्तान की भी समस्या है, म्यांमार की भी समस्या है, अफगानिस्तान की भी समस्या है। भूटान को किस तरह बफर स्टेट के रूप में चाइना भारत को डिस्टर्ब करने के लिए कर रहा है, यूज कर रहा है, वो भी किसी से छुपा नहीं। नेपाल के अलावा नीचे श्रीलंका को देख लो, वहां भी चाइनीज इंपैक्ट से अगेंस्ट इंडिया मूवमेंट चला लेकिन चीजें मैनेज हो गई। तो अब नई दिल्ली के ऊपर निर्भर करता है कि वो नेपाल को कैसे मैनेज करते हैं या बोलेन शाह के साथ रिलेशनशिप कैसे डेवलप करते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि अब भारत बिग बी के रोल में नहीं है, बड़े भाई के रोल में नहीं है। ब्रो, ये थोड़ा बिग बी का रोल के बारे में थोड़ा सा और बता दो। ये बिग बी का क्या मतलब है? बिग बी का मतलब बड़ा बच्चन, हद है। बिग बी में बड़ा बच्चन कहां से आ गया? कहा यही जाता है कि भारत के जितने पड़ोसी दोस्त हैं, भारत की भूमिका नेपाल के प्रति बड़े भाई की है, लेकिन अब ये भूमिका लगभग खत्म हो चुकी है। अब नेपाल के हम बड़े भाई नहीं है, नेपाल छोटा भाई नहीं रहा, अब वो बराबरी के स्तर पर आ चुका है। तो अब बड़े भाई की तरह डांटना, फटकारना, दुलारना, पुचकारने का ये रोल खत्म हो चुका है। अब आने वाले दिन में नेपाली मूल के लोग जो भारत में रह रहे हैं वो भी संयुक्त होकर धरना, प्रदर्शन, विरोध अगर करते दिखे ना तो इसको नॉर्मल घटना मत समझना। आने वाले टाइम पीरियड पर भारत विरोधी भावनाएं इस बात पर निर्भर करेगी कि नई दिल्ली का काठमांडू से क्या कनेक्शन रहता है। रही बात भारत विरोध की, तो कोई भी पैसे लेकर के गाली गलौच वाले वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर एक्टिव कर दे तो दोनों देशों के बीच में तनाव स्वाभाविक है। तो अब भारत की भूमिका जो पिछले 78 सालों से बिग ब्रो या बड़े भाई की रही है वो खत्म हो चुकी है। अब नेपाल हमारा छोटा भाई नहीं रहा, अब वो बराबरी का साझेदार बन के सामने आ चुका है। ब्रो, इतना कुछ हो चुका है और मोदी जी 26 देशों में मेडल लेकर के घूम रहे हैं। नेपाल काहे नहीं गए और नेपाल से मेडल लेकर के काहे नहीं आए? अब ये तो पॉलिटिकल एंगल है। 26 देशों में घूम रहे हैं, मेडल ले रहे हैं, अपनी लोकप्रियता को दिखा रहे हैं। भाई, भारतीय पीएम है, अच्छा है, हमें गर्व होना चाहिए। अब नेपाल भारत में वोट बैंक की राजनीति में कहीं फिट नहीं बैठता है।
न वो सेकुलरिज्म का इंडिकेटर है, न हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, न लोकप्रियता गढ़ी जा सकती है। तो इस वजह से नेपाल भारत के एजेंडे में कभी उतनी प्रमुखता से नहीं रहा। अब आगे भी रहेगा या नहीं रहेगा, ये रुख निर्भर करता है नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक से। प्रो एक बात और बता दो, ये नेपाल में जो कुछ भी हो उसमें CIA भी है, रूसी संस्था भी है, चीन का MSS भी है और भी होंगे। तो रॉ की क्या भूमिका आई है, रॉ ने कोई रोल प्ले किया है, थोड़ा बता दो। ये तो बहुत सारे आपके यूट्यूब के ब्लॉगर हैं जो बता देंगे रॉ की भूमिका क्या रही या नहीं रही है। अब भारत हिम्मत सिंह स्पेशल ऑप्स वाला उसको भेजेगा या धुरंधर वाले को भेजेगा, ये अलग बात है, लेकिन दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों की भूमिका रही, इसके ऊपर चर्चा न करे तो बेहतर होगा, क्योंकि इसको लेकर के कोई क्लियर जानकारी सामने आती नहीं है। तो भारत की भूमिका कैसे रहेगी, इसके ऊपर कुछ भी करना उचित नहीं है। टीका टिप्पणी करने वाले करते रहेंगे, लेकिन एक बात तय है, दुनिया में सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका, एवेंजर्स या फिर आयरन मैन जैसे ये जो फंतासी कैरेक्टर गढ़े गए ना, ये सारे के सारे अमेरिकन विदेश नीति को संचालित करने के हथकंडे हैं। भारत भी उन्हीं राह पर है। स्पेशल ऑप्स का हिम्मत सिंह देख लो या अपना एक नया कैरेक्टर धुरंधर, लेकिन इसमें वास्तविकता कम होती है, मिथक ज्यादा होते हैं। और एक था टाइगर या पठान जैसे कैरेक्टर क्या गुल खिलाए हैं बताना मुश्किल है। एक समय था जब नेपाल में रामानंद सागर की इतनी इज्जत थी, जिन्होंने रामायण बनाया, देवानंद साहब की थी, हेमा मालिनी जी की थी, पूरी नेपाली जनता उनको भगवान की तरह आदर देती थी या सम्मान करती थी। लेकिन अब ये सीन बदल चुका है। तो दो देशों के बीच में संबंधों के निर्धारण में संस्कृति बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो अब डिपेंड ये करता है कि भारत अपने सांस्कृतिक संबंधों को कैसे पुनर्जीवित करता है। तो मुद्दा यही है। ब्रो देवेंद्र साहब भी, बलेन साहब भी रैपर है, म्यूजिशियन है, PM बना दिए, तो अपने पवन सिंह को भारत का एक नेता बना के बिहार का CM बना दिया जाए, मजा आ जाएगा। आगे ने इन सारे घटियों बातों पर, अब पवन सिंह को तुम CM बना रहे हो, हद है। बिहार की इतनी छीछा लेदरी मचाए हैं, ये भोजपुरी के 2 टके के गायक है या ऑर्केस्ट्राबाज, कहाँ दुनिया भर में रीजनल फिल्में प्रसिद्धि पा रही हैं, गुजराती से लेके लक्षद्वीप से लेके उड़िया, और बिहार की भोजपुरी फिल्में, और तुम उनको भोजपुरी के एक भोंडे अश्लील गायक को CM बनाने की बात कर रहे हो। हद होती है। तुम भी कुछ तो सीखो बलेन साह से कि एक म्यूजिशियन होने के बाद नेपाल का कर्ता धर्ता या राष्ट्रीय चेहरा कैसे बना। पूरी दुनिया में उसके चर्चे हो रहे हैं और तुम एक ऑर्केस्ट्रा वाले के गायक की चर्चा कर रहे हो। हद है तुम्हारी। सॉरी ब्रो, मैं सिर्फ कनेक्टिविटी बता रहा था कि वो भी रैपर, ये भी रैपर, कुछ चेंज हो सकता है, बट यू आर राइट।